Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12th, and in this video we understand about the second part, first chapter, that's name is Indian economy on the eves of independence. So previous वीडियो में हमने बात की थी, फिलहाल लिख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है. एंड टुडेस टॉपिक इज द स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही थी यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को, जो कि मेनली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी. और भी उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ बनाई वो पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, यानी कि यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए जनरेट की गई थी. उन्होंने क्या किया था, जो भी पॉलिसी बनाई थी वो पूरी मोटिव जो थी वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को फोकस करके थी. यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते और वहाँ से फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करके यहाँ के लोगों को बेचने का काम करते हैं. उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो रहा वो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट पे या फिर यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट मेकर थे उनके ऊपर पड़ा. और उन लोगों ने धीरे धीरे उस इंडस्ट्रीज़ को या उस तरह के जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज उनकी रन कर रही थी उनको छोड़ के कॉमर्स एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया. एग्रीकल्चर की तरफ जब वो मूव करना शुरू किए तो उसका इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर रहा. क्या रहा, कैसे रहा, थोड़ा सा देखते हैं. सो स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें कहता है ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी वाज द प्राइमरली एंड द एग्रीन इकॉनमी. अगर देखें तो बेसिकली इंडियन इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड इकॉनमी है. यानी कि उस ईस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो उस समय ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी या ज़्यादातर जो हमारे वर्किंग सेगमेंट थे हमारी इकॉनमी का, वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड था, एग्रीकल्चर पे. अराउंड 72% ऑफ द पॉपुलेशन डिराइव्ड इट्स लिविंग मोड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर्स. एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर की हम बात करें तो लगभग 72% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी हमारी टोटल पॉपुलेशन की 72, 100 में से 72 लोग ऐसे होते थे जो अपनी लिविंग्स को मेंटेन करने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, which reflect the importance of the sectors in the Indian economy. जो क्या करता है, ये बताने साफ साफ बताता है कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है. However, this sectors suffered from deep stagnations and the chronic backwardness. इसके बावजूद ये जो सेक्टर था वो पूरी तरीके से सेगनेंट मतलब सफ़र कर रहा था, पर मतलब कह लीजिए इसका ग्रोथ नहीं होता. सेगनेंट सिचुएशंस थी, या तो बहुत बैकवर्ड था या तो जहाँ थोड़ा बहुत ग्रोथ भी था वो ऐसा ग्रोथ था जो जीरो की स्पीड से चल रहा हो. एंड एटलीस्ट करते हैं द फॉलोइंग, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं इस फॉलोइंग प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस. ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस में कुछ फीचर्स दिए गए जिसके ऊपर इंडियन एग्रीकल्चर ज़्यादातर जो इंडियन एग्रीकल्चर अफेक्टेड करती थी. तो पहली चीज़ देख लेते हैं, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होती है. जैसे अगर देखें हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम जितना काम कर रहे हैं, जितना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारे प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन अगर हम मान लीजिए 100 यूनिट्स बना रहे होते हैं, 100 यूनिट्स हम दिन भर में बनाते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी क्या है, 200 यूनिट्स की है. तो जो कैपेसिटी है हमारी, जो बनाने की क्षमता, वो प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. हम उतना कर सकते हैं लेकिन बना कितना रहे, 100 में. सेम सिचुएशन यहाँ पे करता है. द प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट, कितना बनाया जा रहा है वो प्रोडक्शन को रिफर करता है. वाइल द प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड. जबकि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कितना पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड से हम प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी बात होता है. बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो. अब ये दोनों कंडीशन क्या थी, हमारे एग्रीकल्चर में बुरी कंडीशन थी, यानी कि बहुत ही पुअर सिचुएशन में थी ऑन द ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम में, या यूँ कह लीजिए कि अंग्रेजों के ज़माने में. दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ मीन्स विद द फार्मर्स एंड द लैक ऑफ इंसेंटिव टू द टीलर्स. अब इसका रिजल्ट क्या रहा कि प्रोडक्शन जब और प्रोडक्टिविटी जब दोनों बुरी सिचुएशन में थे तो इनका जो रिजल्ट रहा कि जो फार्मर्स थे, फार्मर्स की भी जो कंडीशन थी, जो फार्मर को मिलने वाला जो रिजल्ट था वो कम होता था, और इसकी वजह से उनसे जो इंसेंटिव, जो बेनिफिट वो ले पाते वो भी क्या होता था, कम होता था. नेटलिस्ट का था सोलर टेबल को अगर देखा जाए इसका कंपेरिजन व्हीट एंड राइस में किया गया है, जो 1947 का 1990 एंड 20 के साथ किया गया है. तो अगर देखें तो हमारी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी पॉसिबिलिटी जो हमारे साथ बनती है कि पर हेक्टेयर में हम एनुअली अगर देखें तो 660
किलोग्राम्स प्रोडक्टिविटी को हम कर सकते थे 1947 में, ठीक। लेकिन करते कितना थे 64। वहीं अगर देखें तो आज के टाइम में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है प्रोडक्टिविटी की वो 3421 की है, यानी कि हम अपने पर हेक्टेयर से इतनी प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हो कितना रहा है आज के टाइम में भी 1076 किलोग्राम ही हो पा रहा है। ये कंडीशन किसकी है? वीट की है। जबकि राइस की अगर बात करते हैं तो राइस की जब बात होती है तो 665 किलोग्राम्स हम एनुअली उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उस आज के टाइम में देखें 1947 में अगर देखें तो प्रोडक्टिविटी 220 की होती, कैपेसिटी 665 की थी, लेकिन होती कितनी थी 220 की। और वहीं आज की बात करें 2705 की कैपेसिटी है, कितनी प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है, लेकिन हम कर कितना 1184 क्विंटल ही पर किलोग्राम ही कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखें तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्रोडक्शन है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस निकल के आता है, जो कि ये सोर्स बताता है। ये सोर्स हमारा 2021 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है, जो कि डी भट्टाचार्य ने किया था अपनी इकोनॉमिकल सर्वे में, जिसमें इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था उसमें उन्होंने किया था। ओवरऑल इसकी अगर समरी की अगर नॉर्मली बात करें तो ये निकल के आता है कि जो टेबल हमने देखा है, इस टेबल में सिचुएशन ऐसी है कि हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो नियरली वीट की अगर बात करें तो वीट की सिचुएशन देखें तो 5.2 टाइम लोअर है 1947 से में कंपैरिजन करके 2019 एंड 20 से। यानी कि यहाँ जो कहने का सेंस है 2019 एंड 20 की सिचुएशन में जो बात करें तो उस कंडीशन में आज की जो प्रोडक्टिविटी हो रही है और 1947 में जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी, आज की प्रोडक्टिविटी 5.1% या 5.1 टाइम क्या है ज़्यादा है, और वो क्या है कम है। सेम सिचुएशन 4 टाइम हमारा राइस जो है ज़्यादा है आज के टाइम में कंपैरिजन ऑफ 1947 के। तो प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू बी लो डिस्पाइट द फैक्ट दैट एरिया अंडर द कल्टीवेशन टेंड्स टू एक्सपेंड। अगर देखें तो ये प्रोडक्टिविटी को लगातार ही कम होता रहा। रीज़न क्या रहा है? लगातार कम होने का रीज़न जो रहा है कि जो पॉपुलेशन उसका प्रेशर पड़ना। अब देखें तो हमारे पास क्या है कि जहां हम पहले फार्मिंग करते थे, आज के टाइम में हमने घर बना लिया है, तो जो प्रोडक्शन एरिया हमारा था वो क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज़मीनें कम होती जा रही हैं, फार्मिंग के लिए जो रिक्वायर्ड लैंड चाहिए वो शॉर्ट होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर तो पड़ना ही पड़ना। अब यहाँ पे थोड़ा जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ अ लैंड रेवेन्यू की जब बात करते हैं तो जमींदार नाम सुना होगा आपने। जमींदार का एक सिस्टम होता था जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? ये लैंड रेवेन्यू को रिसीव करने का अ सिस्टम ऑफ अ लैंड रेवेन्यू एट द वर्क थ्रू द मिडिल मैन इज कॉल्ड जमींदारी। एक वो सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करता था, और वो जो सिस्टम था वो उसे क्या कहते थे? जमींदारी कहते थे। और ये जमींदार जो होता था इस सिस्टम को कंप्लीट करने का, इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने का काम करता था, और साथ ही साथ ये मिडिल मैन का काम करता था बिटवीन जमींदार्स एंड इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स। तो अगर बात करें तो दोनों के बीच में, कॉलोनियल गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में ये मिडिल मैन की राजा और अंग्रेजों के बीच में ये क्या करता था? मिडिल मैन का काम करता था कौन? जमींदार। आगे अगर देखते हैं एक्सप्लोरेटिव लैंड्स सेटलमेंट सिस्टम। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सिस्टम को लैंड सेटलमेंट के लिए यूज किया। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर्स। इन्होंने क्या किया? एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। टीलर्स वो होते हैं जो फार्मिंग करने का काम करते हैं, जमींदार वो होता है जो उसको रेवेन्यूज के लिए अपने लैंड्स को किसी टीलर्स को यूज करने के लिए देता है, और गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया? इन तीनों का एक ट्रायंगल सिस्टम तैयार किया। जैसे प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे वो क्या करते थे? टीलर्स अपना काम करता था, फार्मिंग एक्टिविटीज़ करता था, और उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता था। प्रोडक्शन में जमींदार क्या करता था? हिस्सेदारी करता था, यानी कि एक लैंड रेवेन्यू वो रिसीव करता था। अब उस लैंड रेवेन्यू को वो क्या करता था? किंग को भी फॉरवर्ड करता था और ब्रिटिशर्स को भी फॉरवर्ड करने का काम करता था, और अपने भी रखता था।
तो एटलीस्ट अगर देखते हैं यहाँ कहता क्या है, दिस वॉज प्रॉपरली नोन एज जमींदारी। जो अभी हमने बात की कि वो जो मिडिल मैन का काम करता पीजेंट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो हमारा क्या होता था, जमींदार होता था, जो जमींदारी के बेसिस पे क्या करता था, सेटलमेंट जो डिस्प्यूट थी या रिवेन्यू कंडीशन थी उसको सेटल करने का काम करता था। कहता है नो दिस वॉज प्रॉपरली नोन एज जमींदारी सिस्टम ऑफ द लैंड, अ सेटलमेंट एंड वॉज द प्रॉपरली द इम्प्लीमेंटेड इन द in then Bengal presidency. This distinct features of the system were as these. अब इसमें कौन कौन सी कंडीशंस थी, किस किस तरह की चीज़ें रखी गई, तो वो नीचे दिए हैं। कहता जमींदारी वॉज द रिकॉग्नाइज एज द परमानेंट ऑनर्स ऑफ द सॉइल। जमींदार को क्या किया गया था, परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल, उसको उस जमीन का ऑनर बना दिया गया था जिस एरिया में उसको जमींदारी दी गई थी। एंड which implied that the profit generated from the cultivation. अब वो क्या करता, प्रॉफिट को जनरेट करता था, कहाँ से, कल्टीवेशन से, यानी कि वो जो फार्मर को अपने लैंड को यूज करने का राइट्स देता था, उस राइट्स के बदले वहाँ से वो रेवेन्यू या प्रॉफिट्स को रिसीव करने का काम करता है। वेयर टू अकर्स द जमींदार्स इंस्टीड ऑफ द कल्टिवेटर्स, जिसको वो कहाँ से लेता था, ये जो प्रॉफिट जनरेट करता था कल्टीवेशन से, वो उसको कहाँ से लेता, कल्टीवेटर से लेता था। यानी कि वो लोग जो फार्मिंग एक्टिविटीज करने का काम करते, फिर से समझ लीजिए सिंपल से वर्ड में, जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया और वो क्या करता था, जमीनों को टीलर्स को, या टीलर्स वो लोग होते हैं जिनके पास अपनी जमीनें नहीं होती है, तो बहुत ही कम जमीनें होती है, ठीक है, या फिर उन लोगों को जो फार्मिंग एक्टिविटीज करते उनको जमीन दे देता था। वो क्या करते थे, उस पर फार्मिंग एक्टिविटीज करते थे और फार्मिंग एक्टिविटीज में जो प्रोडक्टिविटी होती थी, प्रोडक्टिविटी को क्या करते थे, जमींदार को देने का भी काम करते, उसमें कुछ हिस्सा देते थे, तो वो उसका क्या होता, प्रॉफिट होता था। जमींदार वॉज टू पे द फिक्स सम ऑफ द गवर्नमेंट एज द लैंड रेवेन्यू। अब जमींदार क्या करता, ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उसके साथ साथ अपने जो किंग होते थे उस जोन के, उनको एक फिक्स पेमेंट सबमिट करता था। जैसे यहाँ पे ऑनर ऑफ द सॉइल, वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताया कि ऑनर ऑफ द सॉइल वर द जमींदार एंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल वर द पीजेंट्स, ठीक है, एंड द लेबर हु वर्कड ऑन द फार्म्स ऑफ द जमींदार्स। यहाँ पे से क्या होता, ऑनर ऑफ द सॉइल, जमींदार क्या होता था, ऑनर ऑफ द सॉइल होता था, और वो क्या कहता, टीलर्स द सॉइल वर द पीजेंट्स, और टीलर्स जो होते थे वो पीजेंट जो किराएदार होते थे, इस तरीके से देख लेंगे आप, ठीक है, या छोटे फार्मर होते थे जो क्या करते थे, उस पर काम करने का काम करते थे। सो थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, जमींदार वर द फ्री टू एग्जैक्ट एज अ मच फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। मतलब जमींदार के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन थी, इसको देना तो था फिक्स, लेकिन ये जो कलेक्ट करता था वो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं थी, वो जितना चाहे अपनी मर्जी से टीलर से लैंड रेवेन्यू ले सकता था। इन फैक्ट the only the interest of the zamindars was the maximize the revenue collection, ignoring the polite of the टीलर्स। अगर देखें तो इनफैक्ट उसकी अगर बात करें, जमींदार की बात करें, तो उसका जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट होता था अपने जो जमींदारी जो उसका जो रेवेन्यू होता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना, इग्नोरिंग द पोलाइट ऑफ द टीलर्स, यानी कि उनके जो बेनिफिट्स थे, जो टीलर्स को बेनिफिट्स मिल सकते थे, जो उनको फायदा होना चाहिए, उसको इग्नोर करके, यानी उसको क्या फायदा हो रहा है क्या नुकसान, उससे कोई मतलब नहीं है, जमींदार को अपने बेनिफिट से ज़्यादा मतलब होता है। द जमींदार डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर, और जमींदार क्या कुछ भी नहीं करता था जो एग्रीकल्चर सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम आज के टाइम की अगर बात करें तो प्रोडक्शन हमारी एक्टिविटीज हमारी अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स को यूज करने से बेहतर होती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या है कि इरिगेशन सिस्टम नहीं है, तो हमने इरिगेशन सिस्टम को जनरेट कर दिया। हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं, तो हमने फर्टिलाइजर को कहीं से अरेंज कर लिया, तो ये सारे काम हमने कर लिया, तो हम प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जमींदार जो कर सकता था इस तरह के कामों को, टीलर्स को हेल्प कर सकता, वो कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा। वो जो उसके हिस्से में आ रहा है, जैसा वो कर रहा है, जो रिजर्व प्रोडक्टिविटी हो रही है, वो बस उसी पे अपना ही हक जनाता था, लेकिन उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। द इम्प्लीकेशन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम वॉज द अलार्मिंग फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखें तो जो सिस्टम था, एक तरीके से देखें तो फार्म और फार्मिंग के लिए एक अलार्म था, चेतावनी थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या कहता है, इट लेड टू द अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टीलर्स ऑफ द सॉइल्स बाय द जमींदार्स। अब इसमें सबसे बुरी चीज़ है कि जमींदार अपनी मर्जी का जैसा चाहता वैसा
एक्सप्लेनेशन कर सकता था किसका, टीलर्स का, यानी कि किसानों का शोषण वो कर सकता था ज़्यादा से ज़्यादा। एंड एटलीस्ट अगर हम बात भी करते हैं, द रेट ऑफ द लैंड रेवेन्यू द फ्रिक्वेंटली रेज्ड बाय द जमींदार विच लेड टू द फ्रिक्वेंटली एविक्शन ऑफ द टीलर्स ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ रेवेन्यू फ्रिक्वेंटली रेज्ड बाय द जमींदार, जमींदार क्या करता था, अपने इंटरेस्ट को फोकस करते हुए समय समय पे या फिर जब चाहता तब रेट जो था, यानी कि जो रेवेन्यू के जो उसका टैक्सेस होते थे उसको ज़्यादा चार्ज करता था अपनी मर्जी से, और जिसका सीधा सीधा जो इफेक्ट पड़ता था वो टीलर्स के ऊपर पड़ता था जो एग्जैक्टली काम कर रहे थे। कभी भी ऐसे अच्छी प्रोडक्टिविटी होने के बाद भी टीलर्स के पास अपने फूडिंग को लेके प्रॉपर कलेक्शन नहीं हो पाता। ये एक थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन था। टीलर वर reduce the status of the landless laborers. Tillers were reduced to status of the landless labor. अब टीलर्स की जो कंडीशन थी, जो स्टेटस थी, वो लैंडलेस लेबर से रिड्यूस, यानी कि ऐसा नहीं था कि उनके पास लैंड नहीं था, वो रिड्यूस हो गई। फिर कहते द फार्मिंग गिवन थ्रू इट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द लिविंगहुड। इस तरीके से अगर देखें भी तो फार्मिंग ही आज उस समय क्या था, टिप्स ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिविंगहुड था, एंड वाज द डिराइव इन द डीप बैकवर्डनेस एंड द लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेगनेंस। और इस तरीके से जमींदारी सिस्टम के आने से जितना एक्सप्लेनेशन उसने किया, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, डीप बैकवर्डनेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ गया, या यूँ कह लीजिए कि लॉन्ग पीरियड स्टेगनेंट, यानी कि लंबे समय तक ऐसी सिचुएशन में आ गया जहाँ पे ग्रोथ का कोई चांस नहीं था, क्योंकि जो ग्रोथ हो सकता था एक फार्मर का फार्मिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो सारा का सारा बेनिफिट जमींदार ले लेता था, और ज़्यादातर उनको उतना ही मिलता था जिससे उनकी अपनी लिविंग्स मेंटेन रहे। फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरस। आज़ादी के समय या उससे पहले की अगर बात करें तो नॉर्मली क्या था, मैंने जैसे कहा कि अंग्रेज़ों ने जो भी पॉलिसी बनाई वो अपने प्रॉफिट को फोकस करते हुए बनाई। तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को पीछे लाने में सबसे बड़ा रीज़न जो रहा इसमें ये भी रहा कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम द सब्सटेंस कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप फॉर द मार्केट। अब यहाँ क्या रहा कि कॉमर्शलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो कॉमर्शलाइजेशन में होता क्या है कि हम जो प्रोडक्टिविटी करते हैं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए ना करके मार्केट के मोटिव के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी हम बेचने के बेसिस पे करते हैं। तो अंग्रेजों ने जो भी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने का काम किया उसमें ज़्यादातर ये किया कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम क्या करें, मार्केट में बेचने, यानी कि हम उसको प्रॉफिट मोटिव पे करने का काम करें। थोड़ा तो ठीक लगता है, लेकिन ये भी कहता है फार्मर्स वर द फोर्स टू ग्रो द कॉमर्शियल क्रॉप। अब यहाँ पे फार्मर्स को, जिसको अपने खाने के लिए नहीं होता था, उससे भी कहा था कि नहीं तुमको क्या करना है, खाने वाला नहीं, मतलब वीट एंड राइस प्रोड्यूस नहीं करना है, अब तुमको कॉमर्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, जो जिसको कॉमर्शलाइज किया सके, जिसको बेचा सके, जिससे फायदे में कन्वर्ट किया सके। कहता था फार्मर्स वर द फोर्स टू द ग्रो द कॉमर्शलाइजेशन क्रॉप्स टू कॉप विद द नीड ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब वो भी कैसा, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए इनको क्या किया गया, फार्मर्स को कॉमर्शलाइजेशन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया। द फॉलोइंग आर द सम नोटेबल पॉइंट्स इन दिस कंटेक्ट, यानी कि इस सिचुएशन में, यानी कि कॉमर्शलाइजेशन की सिचुएशन में कुछ पॉइंट्स नोटेबल है, जिसमें पहला द फार्मर वाज द फोर्स टू शिफ्ट टू प्रोड्यूस द इंडिगोज एज इट वाज द फ्रिक्वेंटली बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज required by the textile industries in the Britain for dyeing bleaching of the textile। अब मतलब फार्मर से क्या बोला गया, भैया आपको इंडिगोज यानी कलर्स प्रोड्यूस करने की बात की। अब वो कलर्स किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल थे, हमारे को खाने को नहीं मिल रहा, हम कलर बना रहे हैं, लेकिन वो कलर का मोटिव क्या था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके लिए ये ज्यादा जरूरी थी। उससे क्या करते हैं, वो जो कलर होते थे, कपड़ों के कलर जो होते हैं, उनको वो कलर करना, उनको ब्लीच करने का काम करते हैं। द फार्मर वर द आइदर द lord of the force to accept the advance payment for the cultivation of indigo। अब यहाँ पे क्या था कि फार्मर न चाहते हुए भी इसको प्रोड्यूस कर रहा था। अब उसमें क्यों, क्योंकि उसको जबरदस्ती कह लीजिए इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए, कलर की खेती करने के लिए उसको पेमेंट किया जाता था एडवांस में कि ये पैसा लो और तुम जाओ क्या करो, कलर्स प्रोड्यूस करो। वो कह रहा नहीं सर मेरे को खाने नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा, उसके लिए ये पैसे चाहिए, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसे होता था। द प्रोडक्शन ऑफ द कॉमर्शियल क्रॉप्स एक्सपोज द सब्सटेंसेज फार्मिंग टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट फॉर देयर ओन सब्सटेंसेज। नॉर्मली अब क्या था, कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो था क्या, उसकी जो फार्मिंग होती थी
जो भी प्रोडक्टिविटी होती थी वो मार्केट बेसिस पे होती, मार्केट में डिमांड होगी तो प्रोडक्ट आपका बिकेगा, नहीं होगी तो नहीं बिकेगा। ऐसी सिचुएशन के ऊपर यानी कि अनसर्टेनिटीज वहां बनी रहती थी कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में बिकेगा ही कि नहीं बिकेगा। मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्शन एक ही तरह के सभी लोग कर रहे हो तो मार्केट में उसकी प्राइस भी डाउन हो जाती है, तो जिससे उसकी डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है, हर कोई बेच नहीं पाता। तो यहाँ एक प्रॉब्लम थी। द स्विचिंग फ्रॉम substance of cash crop raised to credit needs for the farmers which led to their perpetual indebtedness। अब यहाँ पे क्या कहता है, switching from the substances to the cash crop raised। अब कैश क्रॉप्स की सिचुएशन जो थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, क्रेडिट्स में, यानी कि हम जो कैश में किसी चीज को जनरेट कर देते, यहाँ फिर से देख लीजिए, द स्विचिंग फ्रॉम द सब्सटेंसेस टू कैश क्रॉप्स रेज क्रेडिट नीड्स। अब जब कैश क्रॉप्स की हम बात करेंगे और हमारे पास पैसे भी, हमारे पास प्रोडक्शन हमारा बिकेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें क्रेडिट को जनरेट करना पड़ेगा। या फिर यूँ समझ लीजिए कि एक लेसन था, नीचे की क्लासेस में आता है, कई बार हो सकता है आपने पढ़ा था कि कॉटन प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए जो मनी लैंडर होते हैं उनसे पैसे रिसीव करता है, और वो उस कंडीशन पे रिसीव करता है कि वो प्रोडक्शन जो भी होगा वो उनको उस रेट पे देगा जिस रेट पे वो लेना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सप्लोरेशन होने का काम हो रहा है, सेम सिचुएशन, क्योंकि वो क्रेडिटनेस ऑफ द फार्मर्स के लिए क्रेडिटनेस को जनरेट करने का काम कर रहा है, विच लेट देयर परपेचुअल इनडेप्टनेस, और जो उनको क्या करता है प्रॉपरली उनको हमेशा डेप्टलेस, सॉरी मतलब यूँ कह सकते हैं आप कि उनको हमेशा वो क्रेडिट में रखता है, यानी उधार में ही रखता है, यानी कि उनकी जो डेप्थ होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती। आगे बात करें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कहता है इसमें भी द कॉलोनियल गवर्नमेंट और जमींदारी टुक द ऑन द इंटरेस्ट ऑन इन द प्रमोटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी या फिर जमींदार जो था उसने अपने प्रॉफिट के अलावा किसी और चीज़ को नहीं सोचा, और ना ही उन लोगों ने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया जिससे क्या हो सके, एग्रीकल्चरल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिल सके। द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन वर अ फार क्राई। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इरिगेशन की बात करें जो भी नहीं था, इरिगेशन की तरफ अभी फिर लोगों ने फोकस किया। एग्रीकल्चर वॉज द हैवली द डिपेंड ऑन द रेनफॉल, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड था, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड था। और ये भी कहता है एंड देयर फॉर द कंटिन्यू टू बी द अनसर्टेनिटी, और जिसकी वजह से क्या था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रेनफॉल कब प्रॉपरली होगी कब नहीं होगी हमें क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से आप यूँ कह लीजिए कि अनसर्टेनिटीज हमेशा बनी रहती कि इस बार हमने जो बोया है, हमने जो सोइंग की है वो प्रॉपरली हम उसको क्रॉप में कन्वर्ट कर पाएंगे, अच्छे वो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाएंगे नहीं, यही हमेशा अनसर्टेनिटीज बनी रहती। कहता फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड द डिसैलिनेशंस ऑफ द सॉइल्स which could had led to increase the productivity of the sectors were totally neglected। अब कहता फ्लड कंट्रोल, हमने ड्रेनेज सिस्टम की बात की कि अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा तो प्लांटेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिर फ्लड कंट्रोल क्योंकि हमें पता है कि हर साल हमारे यहाँ बाढ़ आती है, और फ्लड कंट्रोल उस वक्त भी नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम हमारी अच्छी नहीं थी, डिसेंट्राइजेशन हमारे पास ठीक नहीं था, यानी कि हम उसमें क्या फर्टिलाइजर डालना है क्या नहीं डालना है, किन किन तरह के मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हमारे सॉइल में कुछ भी नहीं थी जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। और इन सभी चीज़ों को कॉलोनियल पीरियड में क्या किया, पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पे कुछ और चीज़ें रखी गई हैं। द फार्मिंग इन द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स, आपके बुक में एक कॉलम दिया हुआ होगा, तो कहता है फैमिन्स रेफर्स टू द शॉर्टेज ऑफ द फूड्स। कहता है कि ये वो सिचुएशन होती है जिसमें फूड की शॉर्टेज को जनरेट किया देखा जाता है, और कहता है रिजल्टिंग इन द वायलेंट हंगर एंड द सर्वगेशन। और इसका जो रिजल्ट होता है क्या, तो वायलेंट हंगर, बहुत बड़ी मात्रा में लोग भूखे होते हैं कि हमें जो खाने की जरूरत है वो पूरी ना हो, या मिलना भी तो बहुत ही कम मात्रा में। फ्रॉम 1760 टिल 1943 India was hit by the tribals famines on a regular basis। अब 1760 में से लेकर 43 तक की अगर बात करें तो इंडिया की जो चीज़ वो ट्राइबल फैमिन्स के बेसिस पे ज़्यादातर जो डिपेंड होती थी, यानी कि अगर देखें तो हमारी जो एग्रीकल्चर सिचुएशन थी, हमारी जो लिविंग कंडीशन थी वो गांव वाले ही बनी रहती थी। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट अमंगेस्ट दोज वाज द ग्रेट फेमिन ऑफ द बंगाल ऑफ द
1769 to 70, which claimed a large trolley of the lips. अब यहाँ पे भी एक सिचुएशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ आप देखते हैं लैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हमने देख लिया। देन कहता था गल्फ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल। अब देखिए गल्फ क्या है, दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। ऑनर्स ऑफ जमींदार अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझता है, टीलर्स हमेशा लेबर कॉस्ट समझते थे। अब इस सिचुएशन क्या था, एग्रीकल्चर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाज द कैटेगराइज बाय द ह्यूज गल्फ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड द अदर हैंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ब्रिटिश राज में इसको कैटेगराइज जब किया गया था तभी दोनों के बीच में ऑनर और टीलर्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप ला दिया गया। ये कैसा था, कहते व्हाइल द ऑनर्स शेयर्स द आउटपुट दे सेल्डम यानी हार्डली द शेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब नॉर्मली क्या कहता है, ऑनर्स व्हाइल द ऑनर्स शेयर द आउटपुट, और ऑनर क्या कहता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें वो शेयर का हिस्सेदार बनता है, और दे सेल्डम यानी हार्डली द शेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, और वो नॉर्मली अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शेयर नहीं करते। यानी कौन शेयर करता है, टीलर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शेयर करता है, लेकिन जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसको ऑनर ऑफ द सॉइल यानी कि जमींदार शेयर करता है। दे वर द मेनली इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम, यानी कि जो हमारा ऑनर ऑफ द सॉइल था यानी जमींदार था, वो क्या करता, वो हमेशा इस अपने इंटरेस्ट को बनाए रखता। किस चीज को लेके, कि वो कैसे अपने जो लैंड है जिसको उसने टीलर्स को दे रखा यूज करने के लिए, वहां से रेंटल इनकम को मैक्सिमाइज कर सकता है, किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा उनसे अमाउंट ले सकता है। द टीलर्स ऑफ द सॉइल वर द मेयरली गिवन इनफ फॉर द सब्सटेंसेस, thus the tillers of the soil did not have the resources to invest, while the owners of the land no interest। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस वजह से कहता है जो टीलर्स ऑफ द सॉइल थे उनको ज्यादा इनफ सबसे, यानी कि उनकी अपनी जरूरत के हिसाब से उनके पास मटेरियल नहीं रह पाता, यानी कि वो प्रोडक्टिविटी अगर कुछ करते तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जमींदार ले लेता, तो उनके पास जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर उनकी अपनी लिविंग को लेके होता है, जिसकी वजह से उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते थे, और वहीं पे जो हमारा जमींदार था उसका इन्वेस्टमेंट को लेके यानी कि उसके ग्रोथ को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं था। द स्टैग्नेशन एंड द बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर वाज द ऑब्वियस कंसिक्वेंस। अगर इस वजह से ये तमाम तरह की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसका कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट रहा किसको, स्टैग्नेशन, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की स्टैग्नेशन में यानी उसके पिछड़े होने में बहुत बड़ा हाथ रहा। अब कहता है indebtedness of the tillers of the soils and conscious consumption of owners of the soil। अब यहाँ पे थोड़ा सा वही चीज़ जो हम लोग टीलर्स और ऑनर्स की बात कर रहे थे, कहते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल while the tillers of the soils comforted the absolute the poverty। कहते हैं ब्रिटिश रूल के टाइम में अगर बात करें तो जो टीलर्स थे, टीलर्स ऑफ द सॉइल, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, तो comforted the absolute poverty, वो कहाँ, and accepted the indebtedness as their way of life। वो absolute poverty and absolute poverty में बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और एक्सेप्ट करते, वो मान चलते थे कि वो कभी भी जो डेप्थ होती है, जो उधार उनके जनरेशन ने ले रखा है, वो कभी उससे निकल ही नहीं सकते। और ये भी कहता है द ऑनर ऑफ द सॉइल included in the conspicuous कंजप्शन, और ऑनर ऑफ द सॉइल ये मांग चलता था कि वो बस क्या है, कंजप्शन के लिए बैठा, वो राजा की तरह है, वो जो ले रहा है वो उसके लिए ही है, वो कंजप्शन के लिए, वो काम करने के लिए नहीं है। तमाम तरह की चीजें उस वक्त होती थी। द टीलर्स ऑफ द सॉइल यूज्ड एग्रीकल्चर मेयरली एज अ सोर्स ऑफ द सब्सटेंसेस। अगर टीलर्स ऑफ द सॉइल की जब बात करते हैं तो वो क्या मतलब है, वो सोर्स ऑफ सब्सटेंसेस के रूप में देता है, यानी कि वो जिससे वो अपनी लिविंग्स को मेंटेन कर सकता था। किसको, एग्रीकल्चर को टीलर्स देखता था कि वो उससे अपनी लिविंग्स को मेंटेन कर सकता है। The owners of the soil used as it the habitually the source of income without investment। और ऑनर ऑफ द सॉइल क्या होता था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को विदाउट इन्वेस्टमेंट इनकम के रूप में देखने का काम करता है। यानी वो देखता था कि ये मेरी जमीन है, मैंने इसको दे दिया, अब उस पर वो सारा काम करेगा और अपनी मर्जी से मैं जितना चाहूंगा वहां से प्रॉफिट के रूप में रेवेन्यू ले लूंगा या रेंट ले लूंगा। 6 पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कहता है स्मॉल एंड द फ्रेगमेंटेड होल्डिंग।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि फार्मर्स के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था जहाँ से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को होल्ड कर सकते, तो मजबूरन उनको कहीं ना कहीं हटाना पड़ता। द लैंड होल्डिंग वर द बोथ स्मॉल एज वेल एज द फ्रेगमेंटेड, छोटा बड़ा दोनों होता था लैंड होल्डिंग। द फ्रेगमेंटेड की अगर बात करें तो होल्डिंग्स मीन्स द पीस हेयर एंड अ पीस देयर, मतलब एक इस जगह पे तो दूसरा दूसरी जगह पे, अलग अलग जगह पे जमीन होती। अब यह कहता है अकॉर्डिंग द मोस्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग्स वर द अनइकोनॉमिक yielding the low output of the cost। अब ज़्यादातर जो लैंड होल्डिंग थी अलग अलग जगह ज़मीनें होने के बावजूद क्या, तो वो अनइकोनॉमिक होती थी, उनसे any बेनिफिट नहीं हो पाता था। तो वो ये मानता था कि इससे हमको लो आउटपुट, क्योंकि बेनिफिट ना होने का सबसे रीज़न क्या है, आउटपुट ही नहीं होता था। यानी कि जो उसकी कैपेसिटी थी, जितना वो उससे प्रोडक्शन कर सकते थे, ले सकते थे, वो प्रोडक्शन ही नहीं होता था, जो कहीं ना कहीं बड़ा जो कहते हैं कॉमर्शियल सेक्टर से बैकवर्ड होने का बड़ा एक रीज़न रहा है। सब्सटेंस आउटलुक की अगर बात करें तो फार्मिंग वाज टेकन द मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ द सब्सटेंसेस। तो फार्मिंग को ज़्यादातर लिविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था, इन सब्सटेंसेस ग्रोथिंग के रूप में देखा था। सब्सटेंसेस फार्मिंग इज द फॉर्म्स ऑफ द फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर द प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिलीज। सब्सटेंसेस फार्मिंग की अगर बात कर लें तो जैसे मैंने कहा लिविंग्स की बात करते हैं, सब्सटेंसेस फार्मिंग की बात करें तो इस सिचुएशन, इस तरह की फार्मिंग में ज़्यादातर जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी वो फैमिली की रिक्वायरमेंट को फोकस करके किया था, यानी कि हमारी ज़रूरत क्या है उसको फोकस करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते थे। देयर इज अ लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर द सेल्स इन द मार्केट, और इस कंडीशन में क्या होता, बहुत ही कम बेनिफिट हो पाता था, थोड़ा बहुत उनकी अपनी ज़रूरत को से थोड़ा सा ज़्यादा होता था, जिसको वो बेच के अपनी मार्केट में बेच के अपनी जो अदर रिक्वायरमेंट होती थी उसको पूरा करने का काम करते थे। ब्रीफली अगर देख लिया जाए तो इसमें कहता है ऑन द ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन एग्रीकल्चर वाज द बोथ बैकवर्डनेस एज वेल एज द सेगमेंट्स, यानी कि नॉन वाइब्रेंट, उसमें जिसमें कोई बदलाव नहीं आता वो दोनों थी। अब यहाँ पे कहता है कुछ जो हमने डिटेल्स पढ़े उसके बेसिस पे अगर देखें तो पहला सिचुएशन क्या था कि लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन दोनों था, यानी प्रोडक्शन अब कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा होने के बावजूद भी वो ज़्यादा नहीं थी, यानी कि कम थी, उसको और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन जो प्रोडक्शन था तो वो और भी कम था। कहता लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम था, यानी कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। देन हम क्या मतलब जमींदार नहीं करता था और उसके ऊपर कोई उसका इंटरेस्ट, क्योंकि उसको प्रॉफिट तो मिल रहा था बिना इन्वेस्टमेंट के। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटल होल्डिंग्स, छोटी और अलग अलग जगहों पे जो होल्डिंग्स होती थी, ठीक है, वो एक बड़ा रीज़न थी, क्योंकि अलग अलग जगह पे होल्डिंग होने की वजह से वो प्रॉपरली वर्क में नहीं आ पाती थी। तो आम तरह के सब्सटेंसेस आउटलुक की बात कर लें, इसके साथ साथ तो क्या क्या किया गया था, कहता था सेग्रेगेशन ऑफ द एग्रीकल्चर्स इन द एक्सप्लेन्ड द टर्म्स ऑफ द देयर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो उस सिचुएशन में अगर देखें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, तो एक्सप्लोटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ब्रिटिश राज में लैंड को कैसे एक्सप्लॉइट किया सकता है वो सिस्टम अप्लाई किया गया था, जो कि एक रीज़न रहा। द फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो फार्मर थे उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटीज़ के लिए फोर्स किया जाने लगा कि आप उसी तरह, और दोनों के बीच में टीलर्स और सॉयल्स ऑनर्स के बीच में, ऑनर एंड टीलर्स के बीच में बहुत बड़ा गल्फ बना दिया गया, जो कि जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर्स था उसके बैकवर्ड होने का सबसे बड़ा रीज़न रहा। और प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर्स की अगर बात करें तो तमाम तरह की चीज़ें जो हमने देखी वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं। द बैकवर्ड सेगमेंट एंड द नॉन वेरिएबल इकोनॉमी एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज स्पेयरली द कॉन्स्ट्रक्टेड और विद द प्री ब्रिटिश पीरियड ऑफ द, इनकी अगर बात करें तो प्री ब्रिटिश पीरियड की जो भी सिचुएशन जो हमने पढ़ा सारी चीज़ इसमें है। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप क्लास में मतलब गूगल क्लास के थ्रू पूछ लेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट और द क्वेरी, यू शुड बी कंसल्ट टू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।